हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द DMLT हैव विद SM। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी चैप्टर 1 सेल। तो आज हम इस वीडियो में सेल के बारे में जानेंगे। ये जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फिजियोलॉजी है। ओके, तो सेल में हम क्या क्या सीखने को हमें क्या सीखने को मिलता है, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में जब सब कुछ, एंड देन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बॉडी फ्लूइड्स। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज के वीडियो में पार्ट 1 में हम सेल एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। देन पार्ट 2 में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देन पार्ट 3 में बॉडी फ्लूइड्स, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द ओल्ड पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उन सबको कलेक्ट करके हमें क्वेश्चंस बना के उसको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। एंड अपने से कुछ ओन क्वेश्चंस हम क्रिएट करने वाले हैं तो उसको पढ़ेंगे। पार्ट 1 में सेल एंड स्ट्रक्चर, पार्ट 2 में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, पार्ट 3 में बॉडी फ्लूइड्स। ओके, सो लेट्स रॉक दिस। So, organization of cell life started millions of years ago with a single cell। तो हमारा जो ये जीवन है ना वो सेल से ही बना था। So, what is the cell? सेल क्या है? Like, अब एक घर सोचो। ओके, एक घर किससे से बना होता है? ईंटों से। जैसे कि दीवारें खड़ी होती हैं, ईंटें खड़ी होता है, ईंटों से बना। वैसे ही हमारा होल होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड विद द सिंगल सेल। पहले जो था एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। देन ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते जाते हैं, जिससे हमारे सेल्स बिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। एक सेल की वजह आज मैं बेड की बात करूँ, ये भी सेल की वजह से है। आप हाथ में पेन पकड़ पा रहे हो, ये भी सेल की वजह से। आप देख पा रहे हो, ये भी सेल की वजह से। बिकॉज अवर होल बॉडी, द होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज क्रिएटेड बाय अ सेल। सो ह्यूमन बींग्स आर क्रिएचर्स विद कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मतलब आप जैसे कि देख सकते हो, हम ह्यूमन बींग्स जो है ना कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। लाइक एक बैक्टीरिया हो गया तो एक बैक्टीरिया क्या क्या ही करेगा, वो मूविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कुछ बैक्टीरिया डिसीजेस क्रिएट करेगा। बट हम ह्यूमन क्रिएचर्स क्या है, हम खा सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हम बहुत कुछ फंक्शन कर सकते हैं, बहुत फंक्शन में बहुत काम कर सकते हैं। ओके, बहुत कुछ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सेल। एक सेल की वजह से, एक सेल की वजह से होता है। ओके, each and every function is performed by specific organ system of the body. Each organ system is made up of various tissues. Each tissue is made up of millions and millions of small units. Cell is the basic unit. Like okay, मैं इसको आपको ऐसे बताती हूँ। Like अब हमारे बॉडी में जो है ना, सो बेसिकली जो द स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, बेसिक स्मॉल यूनिट जो है वो सेल है। लाइक अब आप एक घर को ही ले लो। ओके, एक घर है, किसी घर के अंदर क्या है, रूम्स हैं। ओके, घर के अंदर रूम्स है। तो लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो एक घर है। घर के अंदर रूम्स कौन से हैं हमारे, हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब रूम्स हैं। ओके, इनको जाने का रास्ता जो है स्पेस है। ये सब इंटरकनेक्टेड है। एक रूम एक एक फंक्शन करता है। आपके घर में किचन है, किचन में आप पकाते हो। ऐसे ही हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट कुछ काम अनदर काम करता है, अनदर फंक्शन है हार्ट का। ओके, दिस इज हाउ द ह्यूमन बीइंग बॉडी इज क्रिएटेड। ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ वेरियस टिश्यूज। हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, सब सेपरेट ऑर्गन्स है। खाने के लिए अनदर ऑर्गन है, जैसे कि स्टमक, हम खाते हैं, स्टमक के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है। ओके, हार्ट है, हम जो भी खाते हैं ऑब्जॉर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, सब पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। लंग्स हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी चल पाती है, एंड ऑल। ओके, पैर है जिससे हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो ऑर्गन्स हो गए ना। एक ऑर्गन बन के क्या, एक ऑर्गन मिल के क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। हार्ट के साथ जो भी वेन्स हैं सब मिलके ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, एक ऑर्गन जम के। ओके, किडनी के रिलेटेड क्या क्या होगा, यूरेथ्रा होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, ये सब रिलेटेड होके कि ऑर्गन सिस्टम। लाइक
एक्सक्रेटरी सिस्टम हम कह देते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, किडनी आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, इन सबको एक सिस्टमेटिकली आपको होता है। बट उसके अंदर एक ऑर्गन लोगे तो किडनी होगा। वो किडनी किस से बना है? एक टिश्यू से बना है। टिश्यू किस से बनी है? एक छोटे सेल्स बन जम के हमें क्या मिलता है? टिश्यू बना होता है। ओके, लेट मी शो यू दिस। आप ये देखो, तो ये इसको आप एक ईंट की तरह लो। ओके, टेक इट एज अ एग्जाम्पल। ये ईंट है, एक ईंट बन के क्या हो गई? ये दीवार बन गई। टिश्यू, ये क्या हो गया? दीवार बन गई। ओके, एक दीवार मिलके क्या, एक रूम बन गई। इसको किचन ले लो आप। ओके, एक दीवार बन के क्या हो गई? किचन। एक रूम बन गई। एक रूम मिलके एक घर बन गया जो इंटरकनेक्टेड होता है। सो दिस इज अवर होम विच इज connected with the which is connected with each other. So हम क्या एग्जाम्पल लेंगे गाइस? लेट्स लिसन। सेल क्या है? एक ईंट है जो एक ईंट मिलके एक टिश्यू बनाती है, एक दीवार बनाती है, दीवार मिलके एक रूम बन जाता है जो क्या है? ऑर्गन से क्या होता है? ये एक ऑर्गन से अनदर ऑर्गन कनेक्ट होकर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जिससे बनता है ऑर्गेनिज्म। ओके, सेल, टिश्यू, सेल्स है, एक सेल बाजू बैठ के टिश्यू बना देता है। टिश्यू क्या होगा? टिश्यू जम के ऑर्गन बनाएगा। हार्ट से क्या कनेक्ट होगा? हार्ट के साथ वेन्स एंड ऑल, वेन्स, आर्टरी सब मिलके क्या हो गई? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिससे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, ये देखिए, एक सेल, अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम लेंगे तो देखो, एक सेल होगा, सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से क्या बन गया? ये स्टमक बन गया। सिर्फ स्टमक नहीं होता ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, स्टमक होता है, लिवर होता है, इंटेस्टाइन, ये सब मिलके एक सिस्टम बन जाते हैं, जिससे ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शन करते हैं। तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करेंगे? डिफरेंट फंक्शंस करेंगे। ओके, स्टमक क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। किडनी क्या करेगी? फिल्टर करेगी। लंग्स क्या करेगा? रेस्पिरेट करेंगे। हार्ट क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। ऐसे ही सो द यू कैन सी cell is our आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। ओके, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब स्ट्रक्चर के लिए हेल्प होगा एंड देन फंक्शंस के लिए हेल्प होगा। तो सेल क्या है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई थिंक एवरीवन गॉट अप टू हियर। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग थिंग है वो किसी से बना है? एक सेल से बना है। ये अलग है कि ह्यूमन बींग्स के अलग सेल्स होते हैं एंड प्लांट्स बेस्ड के अलग सेल्स होते हैं, लेकिन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने होते हैं। थिंक एवरीवन इज क्लियर्ड अप टू हियर। We can't see the cell with our naked eyes. Must remember this. So, cell is a structural and functional unit of life. Cell is a structural मतलब structure जो बना होता है, जिसको हम देख पाते हैं। function मतलब जो मैं अभी function, मैं हाथ हिला सक रही हूँ, तो ये छोटे सेल से तो बना है फिंगर, तो मैं इसको function कर रही हूँ। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखने को जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर। सो सेल की वजह से हमारी बॉडी बनी है। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं। होप एवरीवन क्लियर्ड अप टू हियर। नेक्स्ट मूव ऑन टू द अंदर। तो सेल के अंदर होता क्या है? तो सेल तो पता चल गया, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल है, यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, एक सेल तो पता। इसके अंदर होता क्या है? लेट्स सी द काम व्हाट आर द constituents present in the cell. So cell contains, cell किसी से बना है? water, electrolytes, proteins, lipids, carbohydrates। इन सब चीज़ों को मिलाकर सेल बना है। किससे? वाटर से, इलेक्ट्रोलाइट से, प्रोटीन से, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर। वाटर द कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन द सेल, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है,
प्रोटीन्स हैं, ये सब अलग अलग काम करते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि ये क्या हेल्प करते हैं सेल को एंड हमारी ह्यूमन बॉडी को। सो वाटर, 70 to 75% of the cell is made up of water. It contains dissolved chemicals and suspended particles. Water helps in transport of substances from one part of the cell to the another. So सेल के अंदर जो वाटर है, तो टोटली सेल 70 to 75% ऑफ द सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, एक पूल समझो, पूल के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है 70 to 75। सेल को हम क्या सोचेंगे, अब एक पूल की ज़रा सोचेंगे जिसके अंदर 70 to 75% ऑफ द वाटर है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, डिजॉल्व केमिकल, सस्पेंडेड, जो भी हम खाते हैं वो क्या होता है, एक पार्ट से अनदर पार्ट को ट्रांसफ़र होता है। लाइक हम मुंह से खा रहे हैं, पेट को जा रहा है, हमारी हेयर ग्रोथ हो रही है, स्किन ग्लो कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, एवरीथिंग इज डेवलपिंग बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन द सेल हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस। ये क्या कर रहा है, डिलीवरी का काम कर रहे हो, नो डिलीवरी बॉयस, ये ट्रांसफरिंग सेल से, ये सेल से लेके चलो ये सेल को जाके दे के आता है। ओके, जो भी हमारा फूड, जो भी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करेगा वाटर जो सेल के अंदर मौजूद है। वाटर के बाद, वाटर का तो फंक्शन हमने देख लिया ना। देन इज electrolytes. Major electrolytes includes potassium, magnesium, sodium, phosphate, bicarbonate, chloride and calcium. इतने सारे electrolytes हमारी सेल, एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, बट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कि एक सेल में इतने ही प्रेजेंट होते हैं, बट दिस आर ऑल द electrolytes विच इज प्रेजेंट एंड दे आर डिजॉल्व इन वाटर। हमने कहा था ना, वाटर के अंदर केमिकल्स डिजॉल्व होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिजॉल्व होके रहेगा, वाटर के अंदर ही रहेगा। पूल है, पूल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, एक प्लास्टिक बॉटल डाल दो। ओके, ये बॉटल पड़ा ही हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर नेसेसरी फॉर सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रोलाइट्स किसके लिए काम करेंगे, मूवमेंट्स के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। मैं कंट्रोल पर, मैं किसी ने मुझे कहा कि आपके रिस्ट मूछो, मुट्ठी मूछ, तो मैंने मूछ लिया, तो कंट्रोल, आई एम डूइंग, दिस इज अ सेल, सो आई एम कंट्रोलिंग इट। ओपन, open it, I open because I can control it because my electrolytes are so balanced। तो मेरे अंदर के जो सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बहुत बैलेंस्ड है, करेक्ट अमाउंट में है, तो इसलिए मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ। सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म, सेलुलर मतलब सेल, जो हाथ है सेल से बना हुआ, कंट्रोल मतलब कंट्रोल कंट्रोल कर रही हूँ मैं, कंट्रोल मैकेनिज्म हो रहा है। दे इंस्ट्रक्टेड मी टू क्लोज, सो आई क्लोज, दे इंस्ट्रक्टेड मी टू ओपन, सो आई ओपन। सो इलेक्ट्रोलाइट से हमें सेल के अंदर जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स से क्या हेल्प मिलती है, फॉर कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, देन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया प्रोटीन। दे कॉन्स्टिट्यूट 10 to 20% ऑफ द सेल मास। एक पूल के अंदर 70% ऑफ वाटर था जो यहाँ से वहाँ को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, मैं उधर बैठी थी तो वो इधर ला के छोड़ा। देन इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो कंट्रोल कर रहे थे फंक्शंस को। देन आ गया प्रोटीन। प्रोटीन 10 to 20% ऑफ द सेल मास को कवर करता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। व्हाट आर दोस, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। Structural proteins are present in the form of long filaments, provide constructal mechanism for muscles, found in collagen and elastic fibers. Okay. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने देखा कि कंट्रोल करता है मैकेनिज्म को, बट प्रोटीन किस लिए हेल्प करता है, जो ये लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्टल मैकेनिज्म, हम जैसे चाहें वैसे मूव कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं, मैं चाहे तो ऐसे भी मूव कर सकते। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट्स के लिए प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ओके, देन हमको स्ट्रक्चरल प्रोटीन किस में देखने को मिलेगा, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स में हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखने को मिलेंगे। देन द ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दे आर ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर। देम स्ट्रक्चरल मतलब ऐसे आपको फिलामेंट्स टाइप, ऐसे लॉन्ग फिलामेंट्स टाइप प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर ऐसे राउंड हो गए। ओके, this is the globular proteins that are the
structural protein. So globular proteins are made up of individual proteins molecules. They are globular in structure. They are mainly enzymes. तो proteins जो globular proteins है वो enzymes बनाने के लिए help होंगे, transport के लिए help होंगे. Cell के through ही तो enzymes भी transfer होते हैं ना, इसीलिए globular protein इसके अंदर present होता है. So I think everyone is cleared up to proteins. So let's move on to the lipids. Lipids constitute 22% of the cell mass. तो 10 to 20% प्रोटीन था सेल के अंदर, अभी लिपिड्स जो है 2% ऑफ द सेल मास रिपीट का प्रेजेंट होता है हमारे सेल में. दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. दे आर insoluble in water. Lipids form major constituents of cell membrane. Some cell contains triglycerides. They are present in fat cell. The fat stored is used as एनर्जी वेन एवर नीडेड बाय द बॉडी. तो लिपिड्स जो है 2% ऑफ द हमारे सेल के अंदर 2% स्पेस अक्वायर करेंगे. दे आर मेड अप ऑफ किसी से, ये लिपिड्स किसी से बने हुए हैं, फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोरस प्लस लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स एंड द कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों से मिलके लिपिड्स बना हुआ है. ओके, दे आर लिपिड्स जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर. लाइक आप इसको ऐसे तेल ऑयल सोच लो, वाटर के अंदर ऑयल जैसे डिजोल्व नहीं होता, जैसा मिक्सअप नहीं होता, वैसे ही लिपिड्स भी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते. सो मेजरली लिपिड्स कहाँ होते हैं, सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा. एंड देन लिपिड्स के अंदर हमें फैट सेल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि हमें एनर्जी के रूप में स्टोर होते हैं. हम जब चाहे अपनी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट दे स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, then is carbohydrates. Carbohydrates form around 1% of the cell mass. 1% of carbohydrate present होता है अपने सेल में. They play a major role in providing nutrition to the cell. Carbohydrates are present. जैसे हमारी बॉडी को चार्ज, जैसे कि फ़ोन को चार्जर होना होता है, दिस प्ले लाइक दैट. कार्बोहाइड्रेट ये चार्ज करता है, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सेल के लिए, खाना प्रोवाइड करता है हमारे लिए. जैसे खाना चाहिए होता है वैसे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा, सेल के लिए न्यूट्रिएंट्स, फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा. कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन ECF एज ग्लूकोज एंड आर रेडीली अवेलेबल फॉर द सेल. दे आर ऑल्सो स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन. सो कार्बोहाइड्रेट ECF में प्रेजेंट, ग्लूकोज के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. ओके, ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के लिए. ओके, लेट्स हैव अ रिव्यू अप टू हियर. सेल के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, चलो जल्द से जल्द देख लेते हैं. सेल को हमने देख लिया कि सेल क्या है. सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारी बॉडी बनी होती है उसको स्ट्रक्चर करता है. एक जो स्ट्रक्चर हुआ है वो एक सेल की वजह से हुआ है. फंक्शन, जो हम फंक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो फंक्शन कहलाता है. फंक्शन भी एक सेल की वजह से ही हो रहा है. छोटे छोटे सेल्स मिलके क्या होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनता है. सेल्स को हम क्या सोचेंगे, टेक एन एग्जांपल एज अ ईंट. एक एक ईंट बन के एक दीवार बनेगी. एक एक दीवार, 4 दीवार में मिलके एक ऑर्गन बनेगा जिसको हम कहेंगे, और जिसको हम कहेंगे एक रूम को क्या हम कहेंगे, ऑर्गन. एक एक रूम मिलके एक जो घर बनता है उसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, जिससे ऑर्गेनिज्म बनता है. मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में पढ़ने के लिए इसलिए कहा ताकि आपको ईजी से अंडरस्टैंडेबल हो. ओके, अच्छे से याद हो, जब भी आप पढ़ो तो अच्छे से याद हो. दैट्स इट. ओके, देन इसी से बनता है ऑर्गेनिज्म. देन सेल के अंदर क्या होता है, जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं. सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर. वाटर कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 70 to 75% ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट. वाटर किस लिए हेल्प करेगा, एक जगह जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर हेल्प करेगा. इलेक्ट्रोलाइट्स किस लिए, सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए हेल्प करेगा. प्रोटीन किस लिए, कॉन्ट्रैक्टल ऑफ द मसल मूवमेंट्स के लिए. ये मास ये 10 to 20% होगा प्रोटीन. लिपिड्स किसके लिए हेल्प करेगा, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दे ऑल्सो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, मैक्सिमम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है. देन कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा हमें. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा, एनर्जी देगा. न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा सेल के लिए, फूड प्रोवाइड करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रोल करेगा. देन प्रोटीन इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्टल मैकेनिज्म जो कि मूवमेंट्स के लिए. एंड द मसल
इसके लिए। एंड देन द लिपिड्स, लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करेगा एंड लिपिड से भी हमें फूड मिलता है, एनर्जी मिलती है, जो स्टोर्ड एज अ फैट ना। सो कार्बोहाइड्रेट्स हमें फूड प्रोवाइड करेगा। आई थिंक सेल कंटेंट्स के बारे में जो भी सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इतना पता चल गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर। अभी तो पता है उसके अंदर क्या है, तो स्ट्रक्चर उसके बॉडी के बारे में देखते हैं। लाइक हमारे फेस को ले लो, फेस के स्ट्रक्चर में क्या है, आइज है, नोज है, चीक्स है, लिप्स है। ऐसे ही सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, चलिए ये देखते हैं। Structure of cell. Cell is made up of two major parts. Cell is made up of two major parts, that is nucleus and the cytoplasm. Nucleus and the cytoplasm. Cytoplasm is the fluid part of cell containing the organelles. It is covered by an envelope termed as cell membrane. तो हमारा जो स्ट्रक्चर, जो सेल है वो मेजरली टू पार्ट से बना है। एक जो है ये आप देख सक रहे हो ऑरेंज, आपको मैं बड़ा करके दिखाऊंगी। या दिस इज गुड। तो हमारे सेल के स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आवर सेल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक जो है न्यूक्लियस, मेजर पार्ट्स जो है न्यूक्लियस एंड देन द साइटोप्लाज्म। मेनली टू मेजर पार्ट्स हैं ये सब, छोटे 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 अनदर फंक्शंस के अनदर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस जो है हमारा मेजर पार्ट है, एंड देन द साइटोप्लाज्म। ओके, देन the cell membrane, the cytoplasm and these nucleus is covered by the cell membrane, जो कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। सेल को हम एक हाउस की तरह ट्रीट करेंगे, एक घर है, घर के सराउंडिंग में ये सेल मेम्ब्रेन जो है सिक्योरिटी गार्ड। ओके, सो लेट्स सी अवर से अब हम एक एक स्ट्रक्चर के बारे में इन डेप्थ जानेंगे। ओके, सेल मेम्ब्रेन, it is the membrane surrounding the cell. It covers both the nucleus and the cytoplasm. ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है ये हमारे सेल को सराउंड करता है, सराउंडिंग्स में रहता है। ये देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन जो हमारे सेल को कवर अप करके है। इट कवर्स बोथ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये हमारा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों को कवर करके रखा है इसने। ओके, इसने दोनों को कवर करके रखा है। देन सेल मेम्ब्रेन, इट इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल, इट कवर्स बोथ। हो गया, इट्स ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अभी मैंने कहा था कि तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अभी मैंने कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड है। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, कोई भी आता रहेगा तो किसी को भी भेज देगा क्या, नहीं ना। दे सेंड ओनली द चूजन पर्सन, जो भी वो सेलेक्ट करके भेजेगा, ये आएगा अंदर या नहीं, ये अंदर आएगा या नहीं। एक सेल के अंदर, एक हाउस के अंदर बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, तो क्या करेगा सिक्योरिटी गार्ड, जो भी मेम्ब्रेन, जो भी सेल के रिलेटेड है उसी को क्या करेगा, भेजेगा। तो इट्स कॉल्ड सेमी, सेलेक्ट करके चूज करके सेमी, जो हमारे सेल को रिलेटेड है उसी को भेजेगा, तो उसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड अ लिटिल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा जो भी सेल मेम्ब्रेन वो किस से बना है, प्रोटीन से बना है, लिपिड से बना है, कार्बोहाइड्रेट। हमने सेल कॉन्स्टेंट्स में पढ़ा था कि जो भी सेल है वो प्रोटीन से, लिपिड से बना हुआ। तो सेल मेम्ब्रेन में ये तीनों चीज़ हमें देखने को मिल जाएंगे, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। सो cell membrane is made up of two layers of lipids which are only 2 molecules thick. It's mainly made up of phospholipids and cholesterol function. तो हमारा सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, 2 layers of lipids से बना है which are only 2 molecules thick. It is mainly made up of phospholipids and cholesterol. लिपिड से बना हमारा जो भी होल सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स, 2 layers of lipids, फॉस्फोलिपिड से बना है, एंड इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है।
Functions of lipid, they form the cell membrane, they are selectively permeable, they are allow fat soluble substances to pass through them easily. तो सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड लेयर से बना हुआ है, तो लिपिड लेयर के अंदर फंक्शन, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ लिपिड इज, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर किसी को ऐसे, हमारा बॉडी गार्ड हर किसी को ऐसे ही अंदर नहीं ले लेगा, घर के अंदर सेलेक्ट करके जो हमारे सेल को रिलेटेड है उसी को लेगा। एंड लिपिड्स जो है वो वाटर को अलो नहीं करते बिकॉज दे आर फैट सॉल्युबल, सिर्फ फैट्स के रिलेटेड सब्सटेंस को ही अंदर भेजेंगे। सो दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल का काम करेंगे लिपिड्स। तो चलिए फर्स्ट हम थियरी में समझ जाएंगे, फिर मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू सिखा दूंगी। ओके, प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर मासेस फ्लोटिंग इन द लिपिड लेयर, दे आर मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो हमने सीखा था कि प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर ग्लोबुलर मासेस फ्लोटिंग इन द बाइलेयर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, दे आर, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की तरह काम करेंगे। दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम आयन चैनल्स एज ए रिसेप्टर एंजाइम्स। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी थ्रू द, देन carbohydrates are present on the outer surface of the cell, they are glycoproteins of they act as receptors for binding hormones, participate in immune reaction। तो चलो अभी मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ईजिली बता देती हूँ। तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस से बना है, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। ये जो अभी है ना, ये बाई लेयर ऑफ लिपिड्स है, ये भी लिपिड है एंड ये भी बाई लेयर, मतलब ऊपर एक है नीचे एक है, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स है। ओके, बाई लेयर्स ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स के अंदर सो व्हाट, ये जो लिपिड्स है ना, ये सिर्फ फैट सॉल्युबल्स है, ये अंदर किसी को नहीं आने देते, ये बॉडी गार्ड से, सेल मेम्ब्रेन हमारा बॉडी गार्ड है ना, तो ये ऐसे ही किसी को आने नहीं देते। अब एक सेल के अंदर कुछ प्रोडक्ट अंदर आना है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कुछ भी आना होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही आएगा। तो लिपिड जो है फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो सिर्फ फैट को अंदर लेगा, फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अंदर लेगा एंड वाटर सॉल्युबल्स को अंदर नहीं लेगा। एंड इसके जो ये जो हेड है ना, ये वाटर फिलिक है, जो ये जो आप ये बॉडी देख रहे हो राउंड राउंड राउंड, ये वाटर लवेबल फॉस्फोलिपिड्स है। ओके, ये इसके हमारे सेल के बाहर भी क्या होता है, वाटर होता है, सेल के अंदर भी क्या होता है, वाटर होता है। वाटर मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट। सो दिस इज वाटर फिलिक विच इज हाइड्रोफिलिक, दिस इज द हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड्स। एंड ये जो है ये हाइड्रोफोबिक हैं, ये वाटर में डिजोल्व नहीं करते, वाटर को लाइक नहीं करते, इसलिए वो बीच में है। एक ये फॉस्फोलिपिड्स के बीच में जो है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, जो क्या है, हाइड्रोफोबिक। एंड ये जो ऊपर है ये हाइड्रोफिलिक है, फॉस्फोलिपिड्स। ओके, इनका काम तो मैंने बता दिया कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। देन द प्रोटीन्स, ये हो गया हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स किस लिए हेल्प करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, डायरेक्टली हमारे ये जो भी वाटर, अभी आपको मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ये हमारा सेल है हार्ट, ये हार्ट का सेल है, ऐसे जान लो हार्ट का सेल है। अभी मैंने सांस लिया तो लंग्स के सेल में गया, लंग्स के सेल के अंदर क्या है, गैस है, ऑक्सीजन है, बट मेरे ब्लड के सेल में ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन मेरे लंग के सेल से हार्ट के सेल में आएगा। तो किससे आएगा, फर्स्ट बॉडी गार्ड को, जो भी हमारा बॉडी गार्ड है उसके थ्रू ही अंदर आएगा ना, वो बोलेगा कि मैं अंदर आऊँ। तो ये क्या करता है, जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स है ना, लिपिड लेयर, ईजिली अंदर ले लेते हैं उसको। ओके, बिकॉज द ऑक्सीजन कैन बी फैट सॉल्युबल ना, तो ईजिली अंदर आ गया ऑक्सीजन। बट अमाइनो एसिड्स, नॉट एन अमाइनोस, आप एन सोडियम ले लो,
सोडियम डायरेक्ट नहीं आ सकता, बिकॉज इसके लिए हमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो क्या करेगा प्रोटीन, क्या करेगा उसको सेलेक्ट करके लेके आएगा। तो भाई वो बोलेगा कि फॉस्फोलिपिड्स को ये मेरा आदमी है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट, द प्रोटीन्स हेल्प्स इन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपको दिखा, ये देखो, involved in the transport of substances across the cell membrane from ion channels as a receptors and enzymes and glucose, जो भी molecules हैं वो प्रोटीन के थ्रू, प्रोटीन के साथ आएंगे। ओके जो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, जो बाई लेयर से अंदर नहीं आ पाता, उसको हम वो जो है प्रोटीन के अंदर से आएगा। ओके देन कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट इज लाइक, आपको कैसे बताऊँ, ये वीआईपी एंट्री देता है। कार्बोहाइड्रेट्स खुद सेलेक्ट करके खुद लेके जाता है, ईजिएस्ट साथ में लेके चला जाता है। इसमें जो है नॉर्मल पर्सन आ जाते हैं, नॉर्मल जो भी होगा देख देख के भेज देगा बॉडीगार्ड, ओके तू जा सकता है, तू जा सकता है, तू जा सकता है। प्रोटीन अपनी कार में बिठा के लाएगा, क्या, किसको, ग्लूकोज को, जो भी बॉडीगार्ड के थ्रू नहीं जा सकता, जो वीआईपी। बट कार्बोहाइड्रेट्स उससे भी बड़ा वीआईपी लाएगा, ये वीआईपी है भाई, ये मेरे साथ जा रहा है, सीधी एंट्री ले लेगा। ओके आई थिंक एवरीवन इज क्लियर अप टू हियर। एंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एनर्जी भी चाहिए होती है, जो कि मैं आपको आगे जाके ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में बताऊंगी। लेकिन इसके अभी स्ट्रक्चर हमें पता चल गया है कि इसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। देन दिस इज द प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है। देन कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है, एनर्जी देते हैं किसको, सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है। सो दिस इज द structure of the cell membrane. Then is nucleus. It is a spherical structure covered by a nuclear membrane alveolar envelope. Nucleus is the control center of the cell. जो nucleus है वो एक spherical shape है, round spherical. दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसी से कवर होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन से कवर अप होके रहता है, वैसे ही न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर अप होके रहता है। ओके देन न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये जो है हेड का काम करेगा, एक हाउस के अंदर जो हेड, ये जो हेड कहेगा वही काम करेगा, वैसे ही न्यूक्लियस पूरे सेल को फंक्शन करता है, कंट्रोल करता है सेल को। इट कंट्रोल्स केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल, रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। केमिकल जो भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी काम होता है, जो भी फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर, वो यही कंट्रोल करेगा। एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, सेल रिप्रोडक्शन के लिए भी यही काम करेगा। रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल मतलब सेल प्रोड्यूस होने के लिए भी न्यूक्लियस ही हेल्प करेगा। न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर हमें न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस इज मेनली मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस 80% ऑफ द वाटर से मेड अप होता है। ड्राई प्रोटीन्स के अंदर भी प्रोटीन होते हैं। देन डीएनए 18% डीएनए रहता है एंड 2% आरएनए होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स डेंसली स्टेनिंग नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए एंड प्रोटीन देखने को मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे क्रोमैटिन। ओके क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड इजीली readily identified as a chromosomes during cell division. Each species has a fixed number of chromosomes. Human have 23 pairs of। जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है वो सेल डिविजन्स में क्रोमोसोम्स होके डिवाइड होते हैं। एंड हर एक क्रोमोसोम, हर एक ह्यूमन बींग्स में और किसी भी स्पीशीज़ में इतने नंबर ऑफ इस स्पीशीज़ में इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोल के फिक्स्ड नंबर होते हैं। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। दैन जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के लिए जीन्स आर द यूनिट्स। ईच जीन इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। तो ये जो जीन है यही हेरिडिटी के लिए हेल्प करता है। हमारे हमारे एंसेस्टर कहते हैं कि ये इसकी घर में ऐसे नॉर्मल कहते हैं ये इसकी दादी की तरह, ये वैसे बात करती है, ये वैसे चलती है, ये वैसी दिखती है। तो दैट्स बिकॉज ऑफ द जीन। जो भी हमारे एंसेस्टर से हमें ट्रांसफ़र होकर एज ए हेरिडिटी आता है वो जीन की वजह से आता है। जीन ही है जो हमारे
जो हमारी हेरिडिटी कंट्रोल करता है, जो हमारी हेरिडिटी मेंटेन करता है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर जीन होगा जो हमारी हेरिडिटी मेंटेन करेगा। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। सेल क्या काम करता है? कंट्रोल, सेंटर ऑफ द सेल कंट्रोल करता है, हमारे सेल को कंट्रोल करता है। ये हेड है, ये हमारा एचएम है स्कूल का। ओके, देन let's see the structure of the cell. Let's see the structure of the nucleus. So न्यूक्लियस के ऊपर मैंने कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज has two layers, outer and inner layer. Outer layer is continuous with endoplasmic reticulum. Nuclear membrane has several nuclear pores. The pores allow low molecular weight substances to pass through them. These are lightly stained न्यूक्लियोलाई। ओके, सो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है 2 लेयर से बनाया होता है, आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। आउटर लेयर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होगा। लेट मी शो यू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आउटर लेयर, ये न्यूक्लियस का आउटर लेयर है ना, ये न्यूक्लियस का आउटर लेयर है। जो है ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ कंटिन्यू होगा। इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर होगा। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सेवरल पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे पोर्स होता है जो कि होल्स होता है, जो बाहर सेल आउटर लेयर, न्यूक्लियर मेम्बर के आउटर लेयर से अंदर न्यूक्लियर के अंदर सब्सटेंसेस आने के लिए हेल्प करते हैं। लाइक घर के अंदर छोटे छोटे सुराख हो गए जिससे चूहे आ सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो सेम लाइक दैट अंदर आने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सब्सटेंस पास होने के लिए न्यूक्लियर पोर्स हेल्प करता है। न्यूक्लियाई, these are lightly stained structure in the nucleus. Nucleoli synthesize and store RNA and proteins. Later they are transported to form the mature ribosomes which play an important role in the protein synthesis. तो ये है हमारी रसोई घर जो क्या है न्यूक्लियोलाई। इसके अंदर क्या होता है? RNA एंड द प्रोटीन्स सिंथेसिस होते हैं, यहाँ पे पकते हैं। न्यूक्लियोलाई के अंदर RNA और प्रोटीन्स सिंथेसिस होते हैं। एंड सिंथेसिस होके ये क्या होता है? लेटर ट्रांसपोर्टेड टू फॉर्म मेच्योर राइबोसोम्स। मेच्योर राइबोसोम्स बनने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर्ड अप टू हियर। सो लेट्स मूव ऑन टू साइटोप्लाज्म। Cytoplasm, where is our cytoplasm? Cytoplasm, come on babe. It contains a fluid portion of cell in which organelles are present. तो outer membrane पढ़ लिया, cell membrane, nucleolus, nuclei पढ़ लिया जो कि है न्यूक्लियस जो है सेंटर, एंड देन ये जो भी स्पेस है, जो हमारा हॉल है सेल के अंदर, घर के अंदर का जो भी हॉल है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड पोर्शन इज कॉल्ड साइटोजोल। ये फ्लूइड पोर्शन को हम साइटोजोल बोल के बोलेंगे। इट कंटेन्स डिजॉल्व प्रोटीन्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स। इस फ्लूइड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन्स होंगे, डिजॉल्व प्रोटीन्स होंगे, ग्लूकोज होगा, एंड देन द इलेक्ट्रोलाइट्स। इन सब चीज़ इसके अंदर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स द फॉलोइंग सेल और ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। व्हाट आर दोस? माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गोल्गी अपैरेटस है, लाइसोसोम्स है। ओके, दीज आर द ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। घर के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं जो अनदर काम के लिए यूज होता है। द नेम्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस एंड द लाइसोसोम्स। तो चलिए एक एक मेम्ब्रेन, एक एक ऑर्गेनल्स का हम एक एक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या किस लिए हेल्प करता है एंड ऑल। ओके, फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये है पावर हाउस ऑफ द सेल जिसके अंदर स्टोर होती है एनर्जी। इट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो है ना, विच ये है सेल में आप देख पा रहे हो, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके,
एक दो तीन माइटोकॉन्ड्रिया से, ओके। सो उसको हम एनलार्ज करके देखेंगे तो हमें दिखेगा लाइक दिस स्ट्रक्चर under this, okay. It is a sausage shaped structure made up of an outer membrane and an inner membrane. ये माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज टाइप होता है, सॉसेज हम खाते हैं ना, इसके टाइप होता है। टू मेम्ब्रेन्स, ये भी टू मेम्ब्रेन से बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म शेल्व्स कॉल्ड क्रिस्टे। ये जो शेल्व्स की तरह है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये शेल्व्स की तरह दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टे, क्रिस्टे कहते हैं। द इनर पोर्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद मैट्रिक्स कंटेनिंग डिजॉल्व्ड एलिमेंट्स। इसके अंदर का जो भी मास प्रेजेंट है ना, जो भी मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसके अंदर हमें एंजाइम्स मिलेंगे, जिसके अंदर एंजाइम्स डिजॉल्व होते हैं, जिसके अंदर एंजाइम डिजॉल्व हुए रहते हैं, ओके। इट्स नंबर्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो क्रिस्टे किसके ऊपर वेरी होता है, जितनी चाहिए एनर्जी, जितनी जास्ती एनर्जी चाहिए उतने जास्ती क्रिस्टेस होता है, लाइक जितने ज़्यादा रूम्स चाहिए उतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा स्पेस चाहिए उतने ज़्यादा रूम्स, ऐसे एक्सेट्रा, ओके। तो एनर्जी के ऊपर क्रिस्टल्स नंबर रिक्वायर्ड होते हैं, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल्फ रेप्लिकेटिव produce in large number of when over extra energy is required by the cell. So माइटोकॉन्ड्रिया क्या करे, सेल्फ अपने आप में खुद एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है जबकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बिकॉज दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर एनर्जीज प्रेजेंट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इससे। Functions: Mitochondria contains large quantities of enzymes that convert food product to CO2. क्या कन्वर्ट, इसका फंक्शन क्या है, इट्स कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर जो कि सेल के लिए एनर्जी, जो कि सेल के लिए फूड प्रोवाइड करता है, ओके। एंड वाटर बेस्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल से वाटर प्रोवाइड करता है। एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, ओके। तो दिस इज बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल, इससे हमें एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। देन endoplasmic reticulum. This is a network tubular flat vascular structure interconnected with each other. Space between the tubules and vesicles are filled with watery fluid termed endoplasmic matrix. ये जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क टाइप है, आप देख सक रहे हो ऐसे जैसे नेटवर्क होता है, ये न्यूक्लियाई से इंटरकनेक्टेड होता है। स्पेस बिटवीन द ट्यूबल्स, इन एक ट्यूबल से दूसरे ट्यूबल के बीच में जो स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ। रफ के आप ऐसे देख रहे हो पिंपल्स, रफ के ऊपर पिंपल्स है तो वो रफ है, जो कुछ एक भी पिंपल नहीं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। देन endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum with granular structure is called ribosomes. On its outer surface is called rough राइबोसोम्स जो है पिंपल्स हैं, जैसे फेस के ऊपर पिंपल्स हो गए जो हो जाता है ना, वैसे आप याद रख लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आउटर सरफेस में अगर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया तो वो है राइबोसोम, जो कि है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। राइबोसोम्स किसके लिए हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट सरफेस। सो स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे, इसके लिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है ना उसको कहते हैं राइबोसोम्स, ओके। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ड्रग्स, डिग्रेडेशन। स्मूथ किसके लिए हेल्प करेगा, ग्रैनुलर जो रफ है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा, जो स्मूथ है वो लिपिड सिंथेसिस, ड्रग डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल ऑफ कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, इन सब के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेगा, ओके। दिस इज बाय मिस्टेक, दिस इज ऑफ रेटिकुलम, ओके। तो लेट्स सी द राइबोसोम्स। अभी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पढ़ाना हमने, तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर राइबोसोम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमें पता है। राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटो। अब सिर्फ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि ये फ्रीली कहीं भी डॉटेड 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 डॉटेड
प्रेजेंट हो सकता है। ओके, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स आरएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं जो कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। देन Golgi apparatus. This resembles smooth endoplasmic reticulum. It is made up of multi-layers of thin flat vesicles laying near the nucleus. ये जो है resembles ये smooth endoplasmic reticulum के resemble करता है, उसके साथ ही रहता है। It made up of multi-layers, बहुत सारे layers of vesicles से बना होता है। देन इसका फंक्शन जो है कॉन्सेंट्रेट्स प्रोटीन एंड जो भी राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको ये कॉन्सेंट्रेट करता है, इतने परसेंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है एंड हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, नेक्स्ट ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स है ना, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, दे आर फॉर्म बाय गोल्गी अपैरेटस। ये जो है ये गोल्गी अपैरेटस से फॉर्म होके होता है। ओके, एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम्स आर फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हर एक जगह साइटोप्लाज्म में कहीं भी प्रेजेंट होता है। ओके, दे प्रेजेंट फ्रीली इन द Next, functions: removal of unwanted, damaged substances and foreign bodies like bacteria. ये आ गई हमारी हाउसकीपर जो अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकालती है। जो भी फॉरेन बॉडीज है, जो भी कचरा पड़ा हुआ है हमारी रूम में, जो भी हमारे हॉल में कचरा पड़ा हुआ है पूरा क्लीन करता है। कौन है हमारा हाउसकीपर? लाइसोसोम इज अवर हाउसकीपर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज। रिग्रेशन जब भी एंड ये टिश्यू रिग्रेशन के लिए भी हेल्प करता है, लाइक यूट्रस रिग्रेशन ऑफ यूट्रस आफ्टर प्रेगनेंसी एंड ममल ग्लैंड्स आफ्टर लैक्टेशन। डेड स्किन्स को रिग्रेस करने के लिए भी ये हेल्प करता है लाइसोसोम। ओके, तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सो स्ट्रक्चर फर्स्ट तो what is the structure of our cells? Our cell is mainly made up of two structure. One is nucleus जो क्या है nucleus major part and another one is cytoplasm major part जो nucleus है and then the cytoplasm है। हमारे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे बॉडी गार्ड का काम होता है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्ट करके जिसको सेल के अंदर आना चाहिए उसी को अंदर भेजता है एंड जिसको नहीं आना चाहिए उसका बाहर से ही रफा दफा कर देता है। ओके, सेलेक्टिवली परमेबल ये हमारा बॉडी गार्ड का काम करता है। देन न्यूक्लियस क्या काम करता है? हमारा सेल कंट्रोल करता है, जिसको जो काम करना है सेल कंट्रोलिंग है। ये हमारा क्या हो गया? हेड ऑफ द न्यूक्लियस हो गया। देन साइटोप्लाज्म क्या है? हमारे सेल को स्ट्रेंथ देता है एंड देन दिस इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जिससे हमें जो हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा एंड देन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर क्या रफ क्यों कहता है? उसके ऊपर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हमने किस रूप से याद किया था? पिंपल्स लाइक राइबोसोम्स। जो भी वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है उसको राइबोसोम्स कहते हैं। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। एंड राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होके एंड स्टोर हुए रहते हैं। राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, स्टोर होता है। गोल्गी अपैरेटस किसके लिए हेल्प करता है? गोल्गी अपैरेटस में हमें ये लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, सबको कॉन्सेंट्रेट करता है। देन लाइसोसोम्स एक्ट एज अ हाउसकीपर। लाइसोसोम हाउसकीपर की तरह काम करेगा। जो भी अनवांटेड वेस्ट हमारी सेल में प्रेजेंट है उसको क्लीन करेगा, फॉरेन बॉडीज को सबको क्लीन करेगा बाय एंगल्फिंग। ये खा के क्या करेगा? सब कुछ क्लीन करेंगे। होप एवरीवन इज क्लियर्ड अप टू हियर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में
मेंशन करें, एंड देन इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था ना। तो इसके बीच में मैंने कहा था कि ग्लूकोज इजीली, ऑक्सीजन इजीली जा सकता है, बट सोडियम पोटेशियम इजीली नहीं जा सकते, एंजाइम्स इजीली नहीं जा सकते, बिकॉज इसके अंदर फैट सॉल्युबल लिपिड्स हैं। तो कैसे प्रोसेस, एवरीथिंग हैज़ अ प्रोसेस ना, तो कैसे जाएगा इन डेप्थ हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट, स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक थैंक यू एवरीवन।